जय हिंद। आज मैं बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका के बारे में बताने वाला हूँ कि कोशिका क्या होता है तथा यह मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। धरती पर अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन एक बात सब में समान होती है कि सबका शरीर जो है अत्यंत सूक्ष्म इकाई से बना होता है। अंग से नहीं, अत्यंत सूक्ष्म इकाई से बना होता है। उन इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं तथा कुछ जीव अनेक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा हो गया, और अनेक कोशिकीय जीव यानी उनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है, जैसे मानव, बंदर, भालू, पेड़ पौधे, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जो है अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं कि कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह जीव द्रव्य होता है, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य यह जो है एक तरल, रंगहीन, गाढ़ा, चिपचिपा, वजन युक्त पदार्थ होता है और इसमें 80% जल होता है। जीव द्रव्य में कितना जल होता है? 80% जल होता है। जब 1% जल की कमी होती है तो हमें प्यास लगता है। अगर उससे ज़्यादा कहीं हो गया तो फिर डॉक्टर को पानी चढ़ाना पड़ता है। हमारा जो कोशिका है, लाखों अरबों करोड़ों कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में ही हमारा जल रहता है। तो जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दो जो है जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक द्रव्य और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कोशिका द्रव्य कहाँ रहता है? केंद्रक द्रव्य और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। बीच में न्यूक्लियस होता है ना। जैसे मानव शरीर में या हमारे शरीर में हमारे शरीर के बीच में नाभि होता है, नाभि ढोड़ी। अच्छा, नाभि ढोड़ी जो होता है उस तरह से हमारे कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। आजकल हमारे यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा जो है गाना पर रिसर्च ढोड़ी पर हो रहा है। एक से एक नीमक मिर्चा तेल लगा करके ढोड़ी पर गाना बना रहे हैं। सब ऊपर जाना चाहता है सिर्फ ढोड़ी पर रिसर्च करके। तो आप समझ गए होंगे कि कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक द्रव्य और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। इस बीच में ही छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। इन कोशिका के बीच में छोटी छोटी रचनाएं होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कोशिका है और कोशिका के बीच में सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब रचनाएं होती हैं। इन्हीं रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग क्या होता है? यह जो है कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य के में उपस्थित रहते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि कोशिकांग जो है केंद्रक द्रव्य और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं। इन सभी अवयवों को मिलाकर उन्हीं को उनका नाम कोशिकांग रखा गया है। तो अब कोशिका के कुछ मेन पार्ट को जान लेते हैं। जैसे कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इसने मृत कोशिका का खोज किया था सन 1665 ईस्वी में। इसने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था। ये अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी मशीन से कोशिका को देखे थे। फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया था। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका होती है। यानी सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग एक पंछी होता है, उसका अंडा सभी पंछियों से बड़ा होता है और उसी के अंडे की कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब जीवन काल, हमारे कोशिका का जीवन काल 120 दिन होता है। यानी हर पल हमारे शरीर के अंदर जो है हर पल, हर क्षण, हर एक सेकंड में लाखों कोशिकाओं का जन्म हो रहा है।
और लाखों कोशिकाएं मर भी रही हैं। मन में एक सवाल उठेगा कि जब जन्म ले रही हैं तो मर क्यों रही हैं? तो जिन कोशिकाओं का जन्म 120 दिन पूरा हो गया है, यानी 4 महीने जो है पूरा हो गया है, वो कोशिकाएं मर रही हैं। हर पल कोशिका जन्म ले रही हैं। और जो कोशिकाएं जन्म ले रही हैं उनका जब जीवन काल 120 दिन का हो जाएगा तो वो भी मर जाएंगे। इस प्रकार से यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, कोशिकाओं का जन्म लेना और कोशिकाओं का मरना। आप देखेंगे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अभी वो जन्म ही लिया है, वो तो 4 महीने का हुआ नहीं है, तो उसके शरीर में कोशिकाएं बहुत तेजी से जन्म ले रही हैं। धड़ाधड़ जो कोशिकाएं हैं वो जन्म लेने वाली ही कोशिका जन्म ले रही हैं। अभी बच्चा 4 महीने का होगा तो ही उसके शरीर की कोशिकाएं जो हैं, जिन कोशिकाओं से बच्चा बना है, वो 4 महीने होगा तभी तो फिर वो कोशिकाएं मरेंगी। इस कारण से बच्चा 1 से लेकर 4 महीने तक बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी अपने जीवन काल में वो उतना नहीं बढ़ जाता है, 1.5 गुना 2 गुना बड़ा हो जाता है। उसका वजन, उसका लंबाई, हर चीज बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसके शरीर में लगातार कोशिकाएं सिर्फ जन्म ही ले रही हैं। फिर 4 महीने का हो जाता है तो जो कोशिकाएं जन्म ली हैं वो कोशिकाएं फिर मरना शुरू हो जाती हैं। फिर यह प्रक्रिया 18 साल तक चलता है, यानी 18 साल तक हमारे कोशिकाओं में जन्म दर की जो संख्या होती है वह अधिक होती है। इस कारण से व्यक्ति जो है 18 से लेकर के 15-18 के बीच में ही वह उसका लंबाई बढ़ता है। फिर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। फिर उसका जन्म, व्यक्ति का जब अधेड़ हो जाता है, उसका उम्र आधा हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि कोशिकाएं जितना जन्म ले रही हैं उतना ही मर रही हैं, यानी जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाता है। जब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाता है तो व्यक्ति सामान्य बना रहता है, यानी 30-35 से लेकर के 50 के बीच में व्यक्ति सामान्य बना रहता है। न तो वो बूढ़ा होता है न तो जवान होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे 45-50 के ऊपर क्या होता है, फिर व्यक्ति के शरीर में जो कोशिका है उसका जन्म दर कम एवं मृत्यु दर ज़्यादा होने लगता है। इस कारण से व्यक्ति के जो शरीर है, गाल पिचकने लगता है, चमड़ियाँ झूलने लगती हैं एवं आँखों के नीचे झुर्रियाँ साफ दिखाई देती हैं। इस कारण से व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारे सेल जो है, कोशिका जो है बैठने लगती हैं। जब बैठने लगती है तो फिर व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ देता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में सेल बन रहा है। तो डॉक्टर कह भी देता है कि इनका सेल धीरे धीरे बैठ रहा है। तो ये कारण होता है जवानी बुढ़ापा के लिए। अब उसके बाद कोशिका का सिद्धांत पहले स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इन लोगों ने बताया कि दुनिया में हर एक जीव, वह छोटा हो चाहे बड़ा, हर एक जीव एक कोशिका का बना होता है। चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो चाहे वह बहुकोशिकीय जीव हो, सभी जीव जो है कोशिका के बने होते हैं। तो इन लोगों ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब हम देख लेते हैं मानव में। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु होती है, अंडाणु ओवम। अंडाणु जो हर महीने महिलाओं के अंडवाहिनी से, फैलोपियन ट्यूब से एक अंडा रिलीज होता है। उसी अंडा जो है यह मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म की होती है, यानी व्यक्ति का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। इसमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है, इस कारण से कि इसमें जो है सेंट्रोसोम तारक का अधिक पाया जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारे लीवर में कोई भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन या थोड़ा बहुत SGOT हो या PGOT हो बढ़ जाता है, तो थोड़ी बहुत परेशानी है तो लीवर अपने आप उसको ठीक कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे तेज कोशिका विभाजन जो है यकृत यानी लीवर में होता है।
जिस तरह से कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिका से शरीर का निर्माण होता है, आप इसको देख सकते हैं कि कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका से छोटी छोटी जो कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग बनता है। अंग जैसे हाथ पैर एक अंग है, अंग से एक अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र यानी हमारे शरीर के अंदर जो लीवर है, किडनी है, सभी अंग तंत्रों को मिला करके हमारा शरीर काम करता है। इन अंग तंत्रों से फिर शरीर बनता है। जिस प्रकार से ईंट से दीवार बनता है और दीवार से एक मकान बनता है और मकान से फिर घर बनता है और घर को अच्छे तरह से सजा दें तो पूरा एक महल बन जाता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद जो है हम प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य के बारे में जान लेते हैं। कोशिकांग तो आप जान ही रहे हैं कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं और कोशिका द्रव्य में ही हमारे प्रमुख कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि जो उन कोशिका के अवयव हैं, जो रचना है, इन्हीं को कोशिकांग कहते हैं। तो उन्हीं कोशिकांगों के बारे में हम जान लेते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन यह जो है कोशिका के सभी अवयव, जो कोशिका के जो प्रमुख अवयव हैं, सभी अवयव, उसके सभी अंग जो हैं, उनको जो है एक पतली झिल्ली से के द्वारा उसको घेरा रखता है कोशिका झिल्ली। इसका काम है कि कोशिका के जो प्रमुख अंग हैं, प्रमुख उसके अवयव हैं, सभी को एक पतली झिल्ली के आकार में सबको घेरा रखता है। और यह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। यह क्या होता है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है जो यह पदार्थों का निर्धारण करता है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ को कोशिका के अंदर से बाहर जाना है। यानी कोशिका का एक गार्ड के रूप में कार्य करता है कोशिका झिल्ली। यह पादप एवं जीव जंतु, पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। तो आप इसको समझ गए होंगे कि यह पदार्थों का निर्धारण करता है। अब जाते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज यानी ये जो हमारा कपड़ा है, जो भी पदार्थ पौधों से, पादपों से बनते हैं, सब में सेलुलोज पाया जाता है। हमारा कपड़ा भी रुई से बना है, इसमें भी सेलुलोज, नोट, अखबार, कागज जितने भी बनते हैं सब में सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज जो है आसानी से पचता नहीं, अगर व्यक्ति उसे खा ले तो उसे आसानी से पाचन क्रिया उसका नहीं होता है। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? सिर्फ पौधों में, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जैसे आप देख लें, यहाँ कोशिका भित्ति है, इस पे जो है कोशिका झिल्ली है, इसी कोशिका झिल्ली के ऊपर, एक कोशिका झिल्ली है, इसी कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। यह एक जटिल और कठोर पदार्थ होता है, छाल आल इसको मान सकते हैं हम। यह जो है कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होता है। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति यह आकृति में आकार को बनाए रखता है, यानी कोशिका के आकृति, आकार एवं उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसी कोशिका भित्ति के अंदर जो है हमारे पौधे का कोशिका जो है सेफ्टी रहता है, सुरक्षित रहता है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। हरित लवक, इसी को क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक को क्लोरोफिल कहते हैं। यह जो है सिर्फ पौधों में पाया जाता है। हरित लवक किस में पाया जाता है? सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। हरित लवक पादपों के पत्तियों में होता है। जब सूर्य के प्रकाश में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो उस क्रिया में जो है कि ग्लूकोज बनता है और भारी मात्रा में फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसको अलग पार्ट में बता दिया जाएगा। तो हरित लवक जो है कि एक प्रकार का वर्णक होता है, यह सिर्फ
पत्तियों में पाया जाता है। आप इसको समझ गए होंगे। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अवयव होता है। जैसे देखिए यहाँ हमारा कोशिका है, जंतु कोशिका। इस जंतु कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? श्वसन स्थल कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी पूछता है कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? तो कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अल्टमैन 1886 ईस्वी में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। लेकिन इसका जो नामकरण है वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण है वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको किया, नाम इसका दिया। और क्रिस्टी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। अब इसको ध्यान में रखेंगे। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा इसलिए कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है बनाने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया ही करती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है, पूरे शरीर को जो ऊर्जा देता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। इस कारण से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जैसे हमारा बिजली का पावर हाउस होता है तो कई गांव को बिजली सप्लाई करता है, उस प्रकार से सेल जो है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। यह ऊर्जा बनाता है और पूरे शरीर को देता है। यानी हमारे शरीर में अरबों खरबों सेल है, कोशिका है, तो हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी सभी माइटोकॉन्ड्रिया अपना ऊर्जा बनाती हैं और पूरे शरीर को देती हैं। इस दौरान क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और वहां से फिर हीमोग्लोबिन लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, तो क्रेब्स चक्र चलता है। उस क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 एटीपी बनता है। उसके दौरान एक ग्लूकोज बनता है और भारी मात्रा में फिर ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह क्रिया बराबर लगातार चलती रहती है। अब आते हैं गाल्जी बॉडी को समझते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये इटली के वैज्ञानिक थे और इसे गाल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। यह क्या करता है? पदार्थों का संग्रह एवं श्रवण करता है। इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इसे यातायात प्रबंधक क्यों कहते हैं? इसे हम यातायात प्रबंधक इसलिए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं ऊर्जा की किसी अंग को किसी ऊर्जा की कमी हो गई, गाल्जी का क्या करता है? उसको जो है कि दूसरे जगह से ऊर्जा को लेकर के उसको वहाँ तुरंत पहुँचा देता है। अगर ये गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय नहीं होता तो मान लीजिए कोई धावक है, एथलीट है, दौड़ रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैर की जरूरत पड़ेगा। कोई दौड़ते दौड़ते जब पैरों को हमारे ऊर्जा की कमी पड़ जाती है तो अगर गाल्जी बॉडी नहीं होता वो थका ही रह जाता, और यह गाल्जी बॉडी क्या करता है? तुरंत वहाँ ऊर्जा पहुँचाने का काम करता है। इस प्रकार से हमारे जिस शरीर के अंग को ऊर्जा की कमी पड़ती है, गाल्जी बॉडी वहाँ ऊर्जा पहुँचाने का कार्य करता है। अगर गाल्जी बॉडी नहीं होता तो मान लो हमारा अगर यह कार्य करते करते हमारा यह हाथ थक गया तो यह जो कि उसी प्रकार से लुंज पुंज रह जाता। लेकिन यह गाल्जी काय क्या करता है? यह लगातार ऊर्जा पहुँचाने का कार्य करता है। इसलिए गाल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहते हैं। जब हमारा शरीर थकता है तो गाल्जी बॉडी जो है कि थके हुए अंग को ऊर्जा एनर्जी ले जाकर देता है। इस कारण से जब हमारा शरीर थकता है तो पूरे रूप से थक जाता है। जो कि एक अंग थका तो गाल्जी बॉडी दूसरे अंगों से ऊर्जा उसको देता है, दूसरे कोशिका से। इस प्रकार से जो है कि हमारा शरीर पूर्णतः थक जाता है, फिर आराम की जरूरत पड़ती है। फिर कुछ देरी बाद फिर जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना ऊर्जा बनाना शुरू करता है और लगातार ऊर्जा बनाता रहता है। अब हम समझते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में एक जल अपघटक एंजाइम होता है। लाइसोसोम में क्या होता है? एक जल अपघटक एंजाइम होता है।
यह कोशिकाओं का पाचन करता है। जब हमारे शरीर में कोई कोशिका मर जाती है, मान लो हमारे कोशिका का जो जीवन काल है 120 दिन का होता है। जब 120 दिन उसका पूरा हो जाता है, जब कोशिका मर जाती है, यानी हर वक्त हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं मर रही हैं, हर सेकंड लाखों कोशिकाएं मर रही है, तो उस मरे हुए कोशिका को लाश उठाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। यह इसमें जल अपघटक एंजाइम जो होता है उसको उस पर छोड़ देता है, वो गला देता है उसको, इसलिए इसे कोशिकाओं का पाचन कहते हैं। लाइसोसोम को उसको पचा देता है, उसको गला करके खत्म कर देता है। किसी भी प्रकार की कोशिका या कोई अवयव जब कोशिका के अंदर मरता है तो उसको पचाने का यही लाइसोसोम करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसी कारण से इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं कि जब ज़्यादा मात्रा में कोशिका जब मर जाता है तो ये अपने आप को फाड़ लेता है, यानी अपने आप को विस्फोट कर लेता है, और जहाँ जहाँ इसके एंजाइम फैलते हैं चारों तरफ की मरे हुए कोशिकाओं को गला देता है। स्तनधारियों में जो स्तनधारी जीव होते हैं उसके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इस कारण से आरबीसी का जो कब्रगाह है उसे प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी जब मरता है तो प्लीहा में जाकर मर जाता है। आरबीसी 120 दिन में, उसका भी जीवन काल 120 दिन होता है, जब उसको मरना होता है तो प्लीहा तिल्ली में जाकर के मर जाता है। इस कारण से आरबीसी का जो कब्रगाह होता है वो प्लीहा को कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है। अब इसे समझते हैं हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का खोज जो है पादप कोशिका में सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सन 1953 में किया था। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में सबसे पहले राइबोसोम को देखा था। फिर जो है कि पैलाडे ने सन 1955 में इसको जो है कि जंतु कोशिकाओं में, ये पादप कोशिकाओं में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था, और फिर 1955 में पैलाडे ने जंतु कोशिकाओं में इसे देखा, राइबोसोम को। आप देख सकते हैं राइबोसोम यहाँ है, ये पादप कोशिका में और ये जंतु कोशिका में। फिर इसका नामकरण 1958 में रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया, राइबोसोम का। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, यानी यह जो राइबोसोम है प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का यह राइबोसोम बना होता है। यह हमारे शरीर में जो जितने भी प्रोटीन का कार्य जो है, प्रोटीन बनाने का कार्य ही राइबोसोम करता है। कोशिका में प्रोटीन बनाने का कार्य राइबोसोम ही करता है। तारक की खोज बाबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तारक का खोज, यह तारेनुमा आकार का आकृति होता है। इसका मेन कार्य है कोशिका विभाजन करना। जब हमारे शरीर में कोई कोशिका मर जाती है तो वहाँ बगल की कोशिका जो है विभाजित होकर के तुरंत उसका स्थान ले लेती है। ये तारक का कार्य वही है कि कोशिका का विभाजन करना। रिक्तिका रसधानी, जिसे वैक्यूल्स कहते हैं, रिक्तिका रसधानी का कार्य है यह जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, परंतु पादप कोशिका में एक ही और बड़ा होता है। रिक्तिका या रसधानी पादप कोशिका में सिर्फ एक होता है, लेकिन बड़े आकार में होता है। इसमें भारी मात्रा में जल भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में यह छोटे छोटे बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो असंख्य मात्रा में पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिकाओं में याद रखेंगे इसको सिर्फ बड़ा एक ही पाया जाता है, राजधानी। अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका झिल्ली और कोशिका कला से जुड़ा रहता है, जिसको ER कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह जो कोशिका झिल्ली और कोशिका कला से जुड़ा रहता है, वसा और प्रोटीन का संचरण भी करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वसा और प्रोटीन का संचरण भी करता है, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी करता है। यह जो है कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी करता है। अब आ जाते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। यह जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण
पार्ट होता है कोशिका का, ये न्यूक्लियस है हमारा बीच में, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, पूरे कोशिका को संचालित करता है। इसे कोशिका का प्रमुख अंग है, इसे कोशिका का प्रबंधक भी कहते हैं। जैसे किसी स्कूल या किसी अस्पताल या किसी ऑफिस फैक्ट्री का प्रबंधक होता है, पूरे फैक्ट्री पर नियंत्रण रखता है, पूरे कार्यालय पर नियंत्रण रखता है, उस प्रकार से केंद्रक जो न्यूक्लियस है यह जो पूरे कोशिका पर नियंत्रण रखता है। यह सब में जो किसी कोशिका में किसी भी प्रकार का असमानता होता है तो यह तुरंत उसको सूचित कर देता है। यह आदेश करता है सेंट्रोसोम तारक काय तुम कोशिका विभाजन करो, लाइसोसोम कोशिका मर गई है उसे गलाने का कार्य करो, माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाने का कार्य करो। इसी केंद्रक द्रव में पतले और छोटे नुमा आकार का धागे के रूप में उसमें दिखाई देता है। इस केंद्रक में पतला धागा नुमा आकार दिखाई देता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन डीएनए का बना होता है, यानी प्रोटीन और डीएनए का बना होता है क्रोमेटिन। यह कोशिका विभाजन के समय छोटे और मोटे आकार में विभाजित होकर के, धागे नुमा आकार में विभाजित होकर के यह जो कि गुणसूत्र बनाने का निर्माण करता है। आप जानते हैं कि गुणसूत्र जो है वह सभी जीवों में अलग अलग पाया जाता है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। से आज इतना ही जानते हैं, फिर उसके बाद अलग भाग में जानते हैं, क्योंकि कोशिका जानते हैं कि बहुत लंबा चैप्टर है, इस कारण से हम इसको दूसरे भाग में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।